हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में भी हमने एक पेपर डिस्कस किया था और परसों की क्लास में भी हमने एक पेपर डिस्कस किया था। सीटेट से रिलेटेड हम जो पेपर हैं वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा पेपर है सीटेट का, ठीक है, वो कंडक्ट हुआ था दिसंबर 2019 में। ठीक है, दिसंबर 2019 का पेपर है यह। तो यह लेवल 1 रहेगा हमारा, जो यह है। ठीक है, यह लेवल 1 है। मीन्स पीआरटी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो होने वाली है। लेकिन यह बात नहीं है कि वही जो वी एड वाले हैं या टीजीटी है जो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी साइकोलॉजी सेम होती है। जस्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो कि कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको दिया जाता है कि जो भी क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट सेम होता है। लेकिन ऐसा होता है कि पीआरटी के लिए थोड़ा सिंपल करके दे दिया जाता है किसी क्वेश्चन को, और बी एड के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे दिया जाता है, थोड़ा हार्ड लेवल चला जाता है बी एड का, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं जो दिसंबर 2019 में लिया गया था पेपर सीटेट लेवल 1 का। तो इसमें हमारे पास भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील स्टेज मानी गई है, तो कौन सा क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए और डेवलप करने के लिए। तो देखो, अगर बात करें प्री नेटल पीरियड है ना, तो प्री नेटल पीरियड तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यह एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो किसी भाषा का विकास नहीं होता, तो प्री नेटल तो हम छोड़ देंगे। सो यहाँ पे अगर देखें, हम एडोलसेंस को देखें, मिडिल चाइल्डहुड को देखें, तो हम इन चीज़ों को इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि देखो, अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो यह लगभग 2 से 6 वर्ष तक होती है ना? 2 से 6 वर्ष तक होती है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि एक जो लैंग्वेज है इन इस समय में कि 2 से 6 वर्ष के बीच बच्चा किसी मातृभाषा को अच्छे तरीके से बोलना सीख जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर 5 वर्ष की बात करें, तो बच्चा स्कूल जाने भी लग जाता है। तो वो स्कूल इसलिए जाने लग जाता है क्योंकि उसका जो एक भाषा है, उसकी मातृभाषा है, वो कहीं न कहीं अच्छे तरीके से उसको बोलने लग जाता है, अपने विचारों को एक्सप्लेन करने लग जाता है ना? सो इसलिए हम इन इन स्टेजेस को प्रायोरिटी देने की बजाय हम यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड को प्रायोरिटी देंगे। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास प्रारंभिक बाल्यावस्था मीन्स अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की अवधि मानी जाती है। ऐसे ही अगर मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो यह 6 से 10 या 12 वर्ष तक का है, और किशोरावस्था की बात करें तो यह 12 से 18 या 19 चला जाता है। ठीक है, सो ये आप कर लेना। फर्स्ट हमारे पास आएगा, फर्स्ट का सेकंड आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें देखो क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट जो प्रपोज किया था कोलबर्ग ने, सो उनमें से मींस मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है। ठीक है, तो हर बार ये चीज मैंने आपको बताई है कि भाई इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, है ना? हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज डिस्कस की थी, और इस बार भी मैं थोड़ा इसमें बता देता हूँ कि कौन सी स्टेज आती है। देखो, यहाँ तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हो। मीन्स कुछ ऑप्शंस को निकाल सकते हो अगर ऑप्शंस आप समझते हो तो। अगर मैं लेटेंसी स्टेज की बात करूं तो यह सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी दी थी। सिगमंड फ्राइड ने जिसका नाम था सेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ये किसकी ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी। तो यह सिगमंड फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसकी स्टेज है। तो हमने लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग बतानी है, तो इसको काट दो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये लॉरेंस कोलबर्ग ने जो स्टेजेस ली थी उनमें से यह एक आती है। तो मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये आपको पता है कि भाई ये पियाजे द्वारा दी गई थी। और यह इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यह जो एरिक एरिक्सन था ना, एरिक एरिक्सन, ठीक है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था मनो सामाजिक सिद्धांत, मीन्स साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने दिया था साइको सोशल थ्योरी। तो ये उसके द्वारा मीन्स उसमें यह एक स्टेज आती है ना, एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई थ्योरी में। सो अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कोलबर्ग का बता दूं कि कोलबर्ग ने कौन कौन सी स्टेज दी थी, तो यह इसका राइट आंसर आएगा। सो इन्होंने लेवल लिए थे, एक तो था हमारे पास प्री कन्वेंशनल लेवल, फर्स्ट लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें इन्होंने 2 स्टेजेस लिए थे। तो दोनों आप याद रखोगे, पनिशमेंट एंड ओविडेंस। ठीक है, पनिशमेंट एंड ओविडेंस। ठीक है, ये आप याद रखोगे। सेकंड का नाम था हमारे पास इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज।
ठीक है, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। और ऐसे ही अगर मैं सेकंड लेवल की बात करूं तो वो था हमारे पास जिसका नाम था कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, कन्वेंशनल की भी दो स्टेजेस थी। ठीक है, एक तो याद रखनी है आपने, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। ठीक है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल थी। और दूसरा था हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही जो थर्ड लेवल था इसका नाम था पोस्ट कन्वेंशनल, इसका नाम था हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें भी दो स्टेजेस आती हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। फर्स्ट आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी जिसका हमने राइट आंसर लिया है। और सेकंड आती है हमारे पास यूनिवर्सल एथिक्स। ठीक है, यूनिवर्सल एथिक्स। तो ये आप याद रखोगे। ये कोलबर्ग ने जो स्टेजेस बताई थी लेवल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करके, तो इसको आप याद कर लोगे। सो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, सो सेकंड हमारे पास हो गया, सेकंड का आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। आगे थर्ड की बात करें, कह रहे हैं ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन आर टीचर ऑफन प्ले मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। तो देखो अब यहाँ पे ना लड़के और लड़की, तो मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी लड़के और लड़कियों की बात आए तो वहां पे जेंडर का टॉपिक आपने देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो टीचर है वह क्लासरूम में जब डिस्कशन कर रहा होता है, ठीक है, तो वह ज्यादातर ध्यान, ज्यादा अटेंशन किसकी ओर देता है, लड़कियों की बजाय लड़कों की ओर दे रहा है। इट मीन्स वह इन दोनों में पक्षपात कर रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो इसको ना तो हम जेंडर आइडेंटिटी में रखेंगे, ना रिलेवेंस में रखेंगे, ना ही कॉन्स्टेंसी में रखेंगे। ठीक है, सो इसका आएगा हमारे पास जेंडर बाइस्ड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल कॉन्फर्मिटी। ठीक है, तो जो भी जेंडर कॉन्फर्मिटी है या जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, सो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए कौन सा इफेक्टिव मेथड या कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इसमें हमारे पास देखो फर्स्ट में कह रहे हैं कि जेंडर बाइस्ड के बारे में डिस्कशन करके, तो ये हो सकती है कि अगर आप जो जेंडर पक्षपात के बारे में कक्षा में डिस्कस करोगे बच्चों के साथ कि पक्षपात होता क्या है, लड़के और लड़की को अलग अलग से शो करना, जो चीजें लड़के कर सकते हैं वो लड़की नहीं कर सकती, तो इस तरीके की समाज की एक हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग होती है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फिर जेंडर बाइस्ड को प्रमोट करती है। तो इस चीजों के उनकी डिस्कशन अगर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है या जेंडर रोल कन्फर्मिटी है, इसको क्या किया जा सकता है, कहीं ना कहीं खत्म किया जा सकता है। ऐसे ही स्पेसिफिक जो जेंडर से रिलेटेड रोल होते हैं उस पर जोर दे करके, है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे कि सिर्फ हमने जो विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं, स्पेसिफिक रोल होते हैं, उस पर ही जोर दिया जाए। ऐसे ही देखो यहाँ पे तो अलग ही किया जा रहा है ना। तो दोनों वर्ड जेंडर सेग्रीगेटेड से है, मीन्स बच्चों को अलग, है ना, बच्चों को जेंडर से रिलेटेड अलग किया जा रहा है। यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था अलग है और खेलने की भी व्यवस्था अलग है। पृथक का मतलब होता है अलग करना। सो इसका राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as active seeker of knowledge emphasize the influence social and cultural। तो देखो जब भी बात आई सोशल एंड कल्चरल, ये दोनों पहलू याद रखना आप। जो बिगोस्की ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसका नाम था सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, सोशल कल्चरल थ्योरी उन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो देखो सोशल एंड कल्चरल वर्ड आ रहा है ना, तो इसका हमारे पास राइट आंसर आपने लेव विगोस्की को पिक कर देना है, दूसरों को देखना ही नहीं है। जॉन बी वाटसन जिन्होंने जिसका नाम था जर्नलाइजेशन, जर्नलाइजेशन लर्निंग इन्होंने दी थी। ठीक है, लर्निंग को जर्नलाइज करके सीखना। ठीक है, और जीन पियाजे आप पता है आपको, लॉरेंस कोलबर्ग अभी हम कर चुके हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास लेव विगोस्की। लेव विगोस्की से रिलेटेड कुछ बातें आप याद रखोगे, इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म माना जाता है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म माना जाता है। और इन्होंने समाज पर मीन्स सोसाइटी पर, इन्होंने संस्कृति पर मीन्स भाषा, सॉरी, कल्चर पर, इन्होंने भाषा पर। ठीक है, और भाषा से रिलेटेड इन्होंने दो चीजें बताई थी कि भाषा में दो तरीके की भाषाएं जो होती है, मीन्स दो तरीके की लैंग्वेज बच्चा यूज करता है, जिसको हम बाणी बोलते हैं। दो तरीके की बाणी स्पीच, जिसमें आती है एक तो प्राइवेट स्पीच, ठीक है, और एक आती है उसकी खुद की, जो कि वह भाषा बोलता है, इसको हम बोलेंगे आउटर स्पीच। ठीक है, आउटर स्पीच। इसको प्राइवेट स्पीच को हम यहाँ पे इंटरनल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, या इंटरनल स्पीच भी बोल सकते हैं, या इनर स्पीच भी आप इसको बोल सकते हो, इनर स्पीच। ठीक है, सो ये भाषा से रिलेटेड विगोस्की ने बताया था, ये भी आप याद रखोगे। इसका राइट आंसर हमारे पास सेकंड आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं कि किस एक पहेली है, उसको सॉल्व करते समय जो 5 साल की नज़्मा है वह कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है,
नहीं, यह बाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो देखो एक लड़की है जो 5 साल की है, वह क्या है, बातें कर रही है। कह रहे हैं इस बार प्रकार की जो वार्ता है, vygotsky ने जो इस तरीके की वार्ता को किससे संबंधित माना है? तो अभी मैं आपको बता के हटा हूँ कि भई जो vygotsky है, उन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की थी, है ना? सो सिंपल है, हमारे पास प्राइवेट स्पीच ऑप्शन दिख रहा है, तो बस बाकी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। स्कैफोल्डिंग के बारे में vygotsky ने बताया था, तो स्कैफोल्डिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चा एक लेवल से दूसरे लेवल तक स्वयं पहुँच जाता है और जब वह तीसरे लेवल तक पहुँचने के लिए दूसरों से इंस्ट्रक्शन, सहायता, गाइडेंस वगैरह लेता है, तो यह जो हेल्प होती है, जो इस एरिये तक पहुँचाने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया, हेल्प की किसी MKO द्वारा, ठीक है? मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा, ठीक है? सो उसने इस जो इस एरिया है, ठीक है? इस एरिया तक पहुँचाने के लिए जो हेल्प की है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। इगोसेंट्रिक स्पीच आपको पता है, पियाजे ने अपने जो कॉन्सेप्ट दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो हमारे पास सेकंड स्टेज है जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना? सो उसमें इगोसेंट्रिक थिंकिंग वगैरह यूज करता है। तेजी से बोलना नहीं आएगा इसमें, इसलिए ये फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कह रहे हैं कि बच्चों को संकेत देना और जरूरत पड़ने पर उसको सपोर्ट करना। तो जब भी बात सपोर्ट की आए तो उसको क्या कहते हैं? देखो, रीइंफोर्समेंट में बच्चों को एक तरीके का एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है किसी तरीके का इनाम दे करके, ठीक है? तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी याद रखोगे, बी.एफ. स्किनर से रिलेट करती है। बी.एफ. स्किनर से रिलेट करती है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। लेकिन रीइंफोर्समेंट थ्योरी का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था। तो ये आप याद रखोगे, क्लार्क हल, ठीक है? कंडीशनिंग की बात करें तो यह पैब्लो से रिलेट करती है। लर्निंग थ्योरी में आपने पैब्लो पढ़ा होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मॉडलिंग की जब बात आए तो आपने याद रखना है बंडूरा। क्या याद रखना है? बंडूरा, जो जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, ठीक है? सोशल लर्निंग थ्योरी। और ऐसे ही अब यहाँ पे बात आ रही है स्कैफोल्डिंग की, जो अभी बता कर के हटा हूँ कि जिसमें बच्चों की सहायता की जा रही है। तो इसमें बच्चों को संकेत दिया जा रहा है, उसकी उसकी सपोर्ट की जा रही है, इसलिए यह स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, vygotsky से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हैं vygotsky के टॉपिक से, है ना? तो तीनों क्वेश्चन इतने ईज़ी है कि भई आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, है ना? एक ही टॉपिक से आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। सो बहुत बड़ी बात है। तो इतना ईज़ी जो पेपर है सीटेट का होता है, जस्ट डिपेंड करता है कि भई आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो कुछ भी आप मीन्स छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है? 8th में हमारे पास क्या कहना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखो, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो भी गुण है वो आपको पता होने चाहिए। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो कि मूर्त वस्तुएं होती हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से समझने लग जाता है। उसको मीन्स किसी भी कॉन्सेप्ट की नॉलेज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को मीन्स जो भी उनकी एक स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, उसको दिखा करके हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं बच्चों को, ठीक है? सो इसमें बच्चा जो भी न्यूमरेशन है, सीरीज़ है, इस तरीके की जो थिंकिंग वगैरह करने लग जाता है, चीज़ों को क्लासिफ़ाई करना, चीज़ों में क्या रिलेशन बन रहा है, ये सारी चीज़ें करने लग जाता है। बच्चा कहीं न कहीं जो इगोसेंट्रिक का गुण है, उसको भी खत्म कर देता है, क्योंकि यह सेकंड स्टेज की विशेषता है। जो भी बच्चे में जो कि रिवर्सिव इसमें बच्चे में रिवर्स करने की योग्यता आ जाती है। जो भी रिवर्सिबिलिटी का गुण है, वह इस स्टेज में आता है। और अगर हम बात करें इर्रिवर्सिबिलिटी की, अगर वर्ड आए इर्रिवर्सिबिलिटी, तो यह सेकंड स्टेज की विशेषता है, ठीक है? रिवर्सिबिलिटी थर्ड स्टेज की विशेषता है, इर्रिवर्सिबिलिटी सेकंड स्टेज की विशेषता है। और थर्ड स्टेज में जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा कंजर्वेशन भी लेकर के आ जाता है। सो इसका राइट आंसर हमारे पास सेकंड आएगा, ठीक है? जो अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्शन जो रीजनिंग है, यह आती है फोर्थ स्टेज में, जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है? कंजर्वेशन इसका राइट आंसर है, यह थर्ड स्टेज में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आपको पता है, फर्स्ट स्टेज की विशेषता है, ठीक है? और यह है सेंसरी मोटर, फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर। और मेक बिलीव पे की बात करें तो देखो, इरिवर्सिबिलिटी मैं आपको अभी बता करके हटा हूँ, सेकंड स्टेज की विशेषता है, जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा मेक बिलीव प्ले खेलता है। एक्चुअल में ये मेक बिलीव होता क्या है? मेक बिलीव का मतलब है कि बच्चे अपने ही माइंड से कुछ ऐसी चीज़ों को मीन्स शो करते हैं जो एक्चुअल में वो होती नहीं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि ये माचिस की बॉक्सेज़ हैं, ये माचिस के बॉक्सेज़ हैं, तो बच्चा इन माचिस के बॉक्सेज़ को मीन्स आपस में जोड़ करके, देखो ये माचिस के बॉक्सेज़ हैं, तो इनको आपस में जोड़ करके वो क्या कर रहा है, एक ट्रेन बना रहा है।
तो वो कह रहा है कि यह मेरी एक ट्रेन है। तो इसके साथ वह क्या कर रहा है, खेल खेल रहा है ना? तो ट्रेन बना करके एक्चुअल में यह ट्रेन तो नहीं है ना? एक्चुअल में तो अगर देखा जाए तो यह एक माचिस की डिब्बियाँ हैं, लेकिन उसने इसको क्या बनाया, ट्रेन बना लिया। तो ये इस तरीके के जो बच्चा खेल खेलता है, ठीक है? चीज़ों को अपने ही माइंड से मीन्स एक उसका व्यू बना लेता है कि यह इस तरीके की चीज़ है और उसके साथ खेल रहा होता है ना? तो इसको बोलते हैं मेक बिलीव प्ले, ठीक है? सो ये आप याद रखोगे, यह सेकंड स्टेज की विशेषता है, फोर्थ जो इन्होंने ऑप्शन दिया है, और सेकंड स्टेज का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कंजर्वेशन आएगा, क्योंकि इन्होंने कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं, जो भी पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंस्ट्रक्ट किया था, तो कौन-सी संरचना उन्होंने दी थी? तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पियाजे से रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अभी हम करके आए थे ना, मॉडलिंग वर्ड, तो मॉडलिंग वर्ड की बात करें तो यह आता है एसएलटी थ्योरी में, जो कि किन्होंने दी थी, बंडूरा ने, है ना? अल्बर्ट बंडूरा ने। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अल्बर्ट बंडूरा से याद रखोगे, सोशल लर्निंग याद रखोगे, है ना? और कंडीशनिंग भी अभी मैं बता कर के हटा हूँ, यह पैब्लो का कमाल था। और रेनफोर्समेंट में आप क्लार्क, हल और बीएफ स्किनर याद रखोगे, तो इसका राइट आंसर हमारे पास स्कीमा रह जाएगा, क्योंकि स्कीमा है जो वो पियाजे ने दिया था। तो मैं फिर बता देता हूँ कौन-कौन से वर्ड पियाजे की थ्योरी के लिए आपने याद रखने हैं। तो यह जैसे कि अडैप्टेशन आपने याद रखना है, ठीक है? अडैप्टेशन याद रखना है, और एसिमिलेशन याद रखना है, ठीक है? जो कि अकोमोडेशन है उसको याद रखना है आपने, ठीक है? एक वर्ड आता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है? स्कीमा वर्ड आ जाता है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है? सो एक आधा और बता देता हूँ, जैसे कि अ, मेंटल स्ट्रक्चर, ये वर्ड आप याद रख सकते हो, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड हैं साइकोलॉजिकल जो आपने याद रखने हैं। इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा फर्स्ट। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th है, इसमें कह रहे हैं कि असेसमेंट से रिलेटेड एक बात की गई है कि तो उसका क्या मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो देखो, असेसमेंट की अगर बात करें तो हमें पता है कि इसमें बच्चों की जो भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उसको हमने समझना है ना? तो हमने जो स्कोर है उस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पे काट दो, ठीक है? बच्चों की इस तरीके की रिपोर्ट नहीं तैयार करनी जो उसको पास और फेल के बारे में बताए, ठीक है? ऐसे ही बच्चों को यहाँ पे उसकी जो भी एक मीन्स क्लासिफिकेशन नहीं करना बच्चों को, तो यहाँ पे क्लासिफाई किया जा रहा है। देखो, श्रेणी बताई जा रही है बच्चों की, तो ये भी नहीं कि उसका क्या रैंक है। तो ये रैंक हो गया, है ना? उसका स्कोर हो गया, ये असेसमेंट में नहीं आता, ठीक है? सो आप इसका राइट आंसर दोगे कि बच्चों की जो भी कन्फ्यूजन है उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो उसको कहीं ना कहीं क्लैरिफाई किया जाए, कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, उनको समझा जाए, ठीक है? तो राइट आंसर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इंटेलिजेंसी से रिलेटेड चर्चा हुई है, तो कह रहे हैं बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो कि जन्म के समय, तो ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंसी एक ऐसी एबिलिटी है जो जस्ट ड्यूरिंग टाइम ही, सॉरी, बर्थ ही क्या होती है, बर्थ के दौरान ही हमें डिटरमाइंड हो जाती है। तो ओनली वाले ऑप्शन मैंने आपको कहा था कि भाई इस तरीके के ऑप्शन को इग्नोर किया कीजिए, है ना? तो इसको छोड़ दो, ओनली वाले, ठीक है? तो कह रहे हैं इंटेलिजेंसी कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ही यह क्या की जाती है, यूज होती है, तो इसको भी हम एक बार नहीं लेंगे। तो थर्ड में कह रहे हैं इंटेलिजेंसी इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। तो भाई यह बात कही थी एल्फ्रेड बिनी ने, अल्फ्रेड बिने ने। लेकिन उसके बाद और सारी थ्योरीज़ आई जिसमें इंटेलिजेंसी को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, तो इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ चला जाएगा कि इंटेलिजेंसी क्या है, एक मल्टी डिमेंशनल एबिलिटी है जिसमें बहुत सारी योग्यताएँ आती हैं, और यह जटिल योग्यताओं का क्या है, एक समूह है। तो जो कि हम होवार्ड गार्डनर की थ्योरी में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना? तो होवार्ड गार्डनर की थ्योरी अच्छे तरीके से कर लेना। इसका राइट आंसर इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग आप ये रखोगे, ठीक है? इसकी बजाय इसको नहीं रखोगे। हालाँकि स्टार्टिंग में अल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंसी के बारे में ये चीज़ कही, लेकिन हम आगे भी जब क्या है, सिद्धांत बने इंटेलिजेंसी से रिलेटेड, तो हमें ये चीज़ देखने को भी मिली, इसलिए इसको आप प्रेफ़र करोगे, ठीक है? उसके बाद कह रहे हैं कि रूही ऑलवेज़ थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो देखो, यहाँ पे रूही मल्टीपल सॉल्यूशन थिंक करती है एक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें मीन्स बहुत सारे मौलिक होते हैं। तो आप याद रखोगे क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ वर्ड। क्रिएटिविटी में हम चीज़ों को मॉडिफ़ाई करते हैं, ठीक है? मॉडिफ़ाई करते हैं, तो मॉडिफ़िकेशन वर्ड याद रखोगे। क्रिएटिविटी में हम चीज़ों को नए तरीके से, जिसमें नयापन होता है, तो इसमें आप नोवेल्टी वर्ड याद रखोगे, ठीक है?
इसमें नयापन होता है, ऐसे ही ओरिजिनल होता है, मौलिक होते हैं, नए होते हैं, मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है? और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो क्रिएटिविटी के ये कुछ गुण होते हैं, तो इसलिए इसमें कन्वर्जेंट भी नहीं लेंगे हम, ठीक है? क्योंकि कन्वर्जेंट क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता, ठीक है? डाइवर्जेंट अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता तो उसको हम एज़ अ राइट आंसर चूज़ कर सकते थे, डाइवर्जेंट थिंकिंग को, जो कि क्रिएटिविटी के साथ रिलेट करती है, ठीक है? इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो हमने इगोसेंट्रिक थिंकिंग, रिजिड थिंकर या ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है? तो इसको काट दो, राइट आंसर फर्स्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें कह रहे हैं जो भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वंचित समूहों से संबंधित होते हैं, ठीक है? तो उनके द्वारा कह रहे हैं स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की सिचुएशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है? कि वंचित समूहों से संबंधित ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं न कहीं किसी चीज़ से वंचित हो गए हों, ठीक है? मीन्स उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जब आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि भई कुछ ऐसे बच्चे जो कि स्लम बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ियों वाले बच्चे, तो वो कहीं न कहीं वंचित है, उन सारी फैसिलिटी से, जैसे कि मेन फैसिलिटी तो इसमें एजुकेशन की आती है ना? तो इस तरीके के बच्चों को मीन्स पार्टिसिपेशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है? तो कह रहे हैं देखो बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करेगा टीचर। ऐसी सिचुएशन में उन्हें सभी कह रहे हैं इस स्थिति को जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, हम इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें टीचर क्या करे कि विद्यार्थियों से अपनी जो भी मीन्स अपेक्षाएँ होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको कम करनी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा कि टीचर जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं स्टूडेंट से वो कम कर दे कि भई ये, जैसा कि टीचर ये कहे कि भई स्टूडेंट ये कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि उसने अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर दी कि भई ये तो ऐसी स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है और ना ही ये कुछ सीख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं, है ना? तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो कम कर दी, तो ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर हमारे पास 4th रह जाएगा, ठीक है? सो इसका राइट आंसर आएगा 4th की जो भी अपनी जो भी अपनी शिक्षण पद्धति है, मीन्स पढ़ाने की जो मेथड है उस पर वह विचार करे और जो भी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है या पार्टिसिपेशन है उसमें सुधार करे, ठीक है? सुधार करने के लिए तरीकों को ढूँढे, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कि एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को लेकिन एक समावेशी कक्षा में, ठीक है, तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, कभी-कभी ही तैयार करना चाहिए, तो सक्रियता इसका आंसर आ जाएगा। इसमें सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक्टिव वर्ड देखो और उसको टिक कर दो, ठीक है? सो 14 का हमारे पास आएगा 3rd आंसर, ठीक है? आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं देखो डिस्लेक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो भई आप जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको आप मिस नहीं करोगे। लर्निंग डिसेबिलिटी को मिस नहीं करोगे, जिसमें डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया, ठीक है? डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, ठीक है? डिसअफेजिया, तो ऐसी चीज़ों को आप मिस नहीं करोगे। एडीएचडी, ठीक है? अनुरुक्सिया, ये कुछ विकार हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप पढ़ जाना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो डिस्लेक्सिया ऐसी चीज़ है जो कि रीडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करती है कि बच्चों को रीडिंग से रिलेटेड समस्या होती है, ठीक है? सो अटेंशन देखो अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर की बात करें तो ये एडीएचडी बच्चों में होता है, ठीक है? तो ये इसका हो सकता है सेकंड 15 का क्योंकि कह रहे हैं फ्लुएंसी इन रीडिंग नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की गई है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो क्रिएटिव बच्चों में झलकती है, तो ये तो क्रिएटिव बच्चे हो सकते हैं, तो क्रिएटिव बच्चों में डिस्लेक्सिया नहीं हो सकता, है ना? सो ये भी फर्स्ट भी नहीं लेंगे, सेकंड भी नहीं लेंगे। इनेबिलिटी टू रीड तो ये आ सकता है कि भई जो कि धारा प्रवाह से रीड करने की उसमें इनेबिलिटी हो सकती है, मीन्स उसमें अक्षमता हो सकती है, ठीक है? अयोग्यता हो सकती है, ठीक है? सो थर्ड इसका राइट आंसर है। कह रहे हैं रिपिटिटिव लोकोमोटर एक्शन तो ये इसमें भी नहीं आएगा कि एक ही गतिविधि को बार-बार करना, तो ये भी नहीं आएगा। सो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ निकल जाएगा, राइट आंसर थर्ड रह जाएगा। The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी
पीछे 1-2 महीने पहले जो कि एनटीटी का सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है? एनटीटी के सिलेबस की सारी वीडियोज़ अपलोड की थी अपने चैनल पर। तो उसमें मैंने जब मीन्स हम इस सिलेबस को खत्म कर रहे थे, तो लास्ट में मैंने 3-4 वीडियोज़ ऐसी अपलोड की थी, जिसमें जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं हमारे इंडिया की, वो सारी डिस्कस की थी, ठीक है? तो उसमें राइट टू एजुकेशन को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो मीन्स मैं उसका लिंक आपको वीडियो का राइट टू एजुकेशन जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा लिंक को, तो आप वहाँ से राइट टू एजुकेशन अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि क्या उसके एम हैं, ठीक है? तो इसमें एक एम तो ये भी आता है, मैं आपको बता दूँ कि 6 से लेकर के 14 ईयर तक सभी बच्चों को निःशुल्क मीन्स फ्री और आवश्यकता मीन्स कंपल्सरी शिक्षा प्रोवाइड करना। तो ये इसका मीन्स एक एम था 2009 का, आरटीई 2009 का, ठीक है? तो इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में देखो हमने क्या करना है, देखो विवरिस्टिक अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच है, बहुत पुरानी अप्रोच है, ऐसी चीज़ों को उन्होंने नहीं दिया था। और कह रहे हैं सिम्पैथिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल, कि डिसेबल बच्चों के प्रति ही मीन्स जो भी सिम्पैथी है उसको, सिम्पैथी हमने शो करनी है, तो सहानुभूति की भावना शो करनी है, तो ये भी नहीं हमने लेना है कि जस्ट इसमें डिसेबल बच्चों को ही लेना चाहिए, क्योंकि हमने सभी बच्चों को देखना है, ठीक है? चाहे वो डिसेबल हो या ना हो, ठीक है? तो थर्ड कह रहे हैं ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो ये हो सकता है, लेकिन फोर्थ देख लें, मेन स्ट्रीम ऑफ द डिसेबल व्हाई ऑफरिंग देम टाइमली वोकेट। तो देखो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, इसको भी छोड़ दो, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 3 ही रह जाएगा कि यह एक राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि भाई इसमें जो भी अधिकार है बच्चों को, उस पर उस अधिकारों को बच्चों को दिए जाएं, शिक्षा से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड जो भी है ना? तो इस तरीके की यह अप्रोच हो सकती है, तो थर्ड इसका राइट आंसर है। 17 की बात करें, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जरूर आती है, ये हम पिछले जो भी हमने 2 पेपर डिस्कस किए हैं जुलाई के 2019 के, तो उसमें भी हमें पता चल गया। तो इसमें हमने किस चीज़ को देखना है, देखो बेस्ड ऑन रोट मेमोराइज़ेशन को नहीं लेना, रेनफोर्समेंट को भी छोड़ दो और कंडीशनिंग को भी छोड़ दो। हाँ, मीनिंग मेकिंग को आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है? कंस्ट्रक्टिविस्ट में ये हो सकता है कि जो भी अवबोधन है, अंडरस्टैंडिंग है, मीनिंग को क्लियर करना है, उस पर जोर देते हैं हम। ना कि कंडीशनिंग के द्वारा चीज़ों को अर्जित करने की कोशिश करते हैं, ना कि रेनफोर्समेंट के द्वारा, ना ही रट्टा लगाते हैं, है ना? तो ये चीज़ें नहीं आएगी। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए जो भी सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कौन सा फिनोमेना यूज करना चाहिए, तो टीचर इग्नोर करे तो ये भी नहीं आएगा, पुनिश करे ये भी हम नहीं लेंगे, शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोरी, तो इसको भी हमने नहीं लेना है कि बार बार याद करने के द्वारा सही सिद्धांतों में नहीं, ये भी नहीं आएगा। शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल, तो ये हो सकता है कि जो भी एविडेंस है, जहाँ एग्जाम्पल है, उसको प्रेजेंट करके हमने जो भी जो भी मीन्स बच्चों को सिखाना है, ठीक है, उसको सिखा सकते हैं, या जो भी चैलेंज है, ठीक है, उसको पूरा कर सकते हैं। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है 18 का। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होती है कि जिसमें बच्चे को केंद्र मानकर, चाइल्ड जो होता है एक, जहाँ स्टूडेंट होता है, जहाँ चाइल्ड होता है, उसको केंद्र मान करके टीचर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। न तो टीचर किसी जो कि सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट में कोई लेसन है उसको केंद्र मानता है कि भाई हमने इस लेसन को पढ़ना है, न ही टीचर अपने आप को यहाँ पे मुख्य मानता है। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी में टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है, ठीक है? फैसिलिटेटर होता है, एज अ मेंटर काम करता है, ठीक है? एज अ गाइडर काम करता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बच्चों को मीन्स बच्चों की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसको टीचर समझता है और उनके अकॉर्डिंग ही कोई किसी मेथड्स को चूज करता है और बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है? सो इसमें लेबलिंग तो करना ही नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेबलिंग छोड़ दो। रोट लर्निंग या रोट मेमोराइज, रोट वर्ड कभी भी आए उसको आप छोड़ दो, ठीक है? और टेक्स्ट बुक मैंने अभी बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमने किसी बुक्स को प्रेफर नहीं करना है, हमने किसी लेसन को प्रेफर नहीं करना है, ठीक है? तो मेन जो हमने एक्सपीरियंस है बच्चों के उसको मीन्स प्रायोरिटी देनी है। तो राइट आंसर हमारे पास सेकंड आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि इमोशंस की बात की गई है, इमोशंस एंड कॉग्निशन, तो भाई संवेग और संज्ञान क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, ये हमें पता है, तो नॉट रिलेटेड वाला भी नहीं आएगा, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये भी नहीं आएगा, ये भी अलग अलग है ना, तो ये भी नहीं लेंगे, सो इसका आ जाएगा इंटरवुवन, तो मीन्स एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे से सह संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव, तो फिर से एक कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आया है कि संरचनावादी सिद्धांत, तो इसमें आपने देखना है एक्टिव, कि बच्चे एक्टिव कहाँ पे है, तो देखो एक्टिव एंगेजमेंट हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो भाई आप दूसरे ऑप्शन को पढ़ो भी मत, इसको टिक कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा।
लेकिन फिर भी आपने देखना है तो देख सकते हो, रिप्रोडक्शन और रिकॉल ऐसी चीज़ें नहीं लोगे कंस्ट्रक्टिविस्ट में, तो रोट लर्निंग हम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, निकाल दोगे और कंडीशनिंग वर्ड को भी आपने निकाल देना है ना? तो फोर्थ इसका राइट आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे हैं प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल। तो वही विद्यार्थियों को एग्जांपल और नॉन एग्जांपल अगर आप प्रोवाइड करते हो तो इसका क्या रिजल्ट रहता है? तो कह रहे हैं यह एक इफेक्टिव वे है उनके कांसेप्ट को इनकरेज करने का। ये कहीं न कहीं हो सकता है कि हाँ, यह इफेक्टिव वे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे उन्हें इनकरेज किया जा सकता है। इसको हम दे सकते हैं, एक बार इसको रख लो फर्स्ट को, लीड टू कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है यह उनको क्या करता है, लीड करता है। तो ये नहीं आएगा कि उनकी कंफ्यूजन को थोड़ी पैदा करता है, तो इसको छोड़ दो। कह रहे हैं काजेस गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, कि जो भी समझ है, जो भी कॉन्सेप्ट की समझ है तो उसमें यह गैप पैदा करता है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इसकी बजाय प्रोसीजरल नॉलेज को पर फोकस किया जाता है। तो इन दोनों में से आपको कौन-सा सही लगता है? देखो इसमें एक चीज़ को हटा करके एक चीज़ पर फ़ोकस किया जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं हम कह सकते। अगर आप कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दे रहे हो, तो कॉन्सेप्ट के साथ-साथ उसका क्या प्रोसीजर है, वो भी आपको बताना पड़ेगा, है ना? सो 22 में हम इसलिए 4th को भी नहीं रखेंगे, इसका राइट आंसर फर्स्ट रह जाएगा। सो राइट आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं बच्चों की अधिगम गतिविधि में भागीदारी के लिए लगातार अगर आपको उसको मीन्स रिवॉर्ड या उसको पनिश करते हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखो यहाँ पे जो भी बच्चा मीन्स लगातार बच्चा अपनी पार्टिसिपेट कर रहा है, भागीदारी दे रहा है अपनी गतिविधि में, मीन्स जो भी वह कार्य कर रहा है तो उस कार्य में वह लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप उसे लगातार वही चीज दे रहे हो कि या तो आपने पुरस्कार दे दिया, जी हाँ, दंड दे दिया। तो इससे क्या हो सकता है? ठीक है, तो इससे देखो अभिप्रेरणा कम होती है। ठीक है, तो इससे अभिप्रेरणा कह रहे हैं कम होती है। तो ऐसा नहीं होता, अभिप्रेरणा कम नहीं होती कि अगर आप उसको पुरस्कार दे रहे हो, तो हम नहीं कहते कि भई अभिप्रेरणा कम हो जाएगी, तो इसको तो एक बार छोड़ दो। इसमें कह रहे हैं आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, तो ये हो सकता है कि भई उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है क्योंकि उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो भी रिवॉर्ड है और जो भी पुनिश है, तो हमें तो नहीं पता ना कि भई उसको क्या दिया जा रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अवॉइड पनिशमेंट, कि बच्चे लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज होते हैं पुनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए और रिवार्ड को गेन करने के लिए। तो इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। या तो इसका राइट आंसर ये आ सकता है सेकंड, फर्स्ट तो नहीं आएगा लेकिन थर्ड देख लेते हैं। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय, तो इसमें भी की बजाय मीन्स एक चीज को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया और एक चीज को बता दिया कि भई वह मास्टरी पर फोकस करते हैं, ना कि परफॉर्मेंस को, तो ये भी नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड तो निकल गया, फोर्थ देख लें। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। देखो इसको हमने इसलिए ले लिया क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि बच्चों को लगातार अगर दंड ही दिया जा रहा है, तो फिर हम इस चीज को भी नहीं ले सकते कि भाई उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी, है ना? तो अगर मैं ये बात करूं कि उसको लगातार पुरस्कार ही दिया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होता कि जब बच्चे किसी काम को करते हैं तो आप उसे एक ही चीज को बार बार प्रोवाइड करते रहो। ठीक है? तो ऐसा भी नहीं होता क्योंकि उन्हें पता है फिर हम चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर दें अपनी एक्टिविटी को, हमें चीज़ तो एक ही मिलनी है। यहाँ पे रिवॉर्ड जो आप दे रहे हो लगातार एक तरीके का रिवॉर्ड, तो हमें वही मिलना है ना? तो इसलिए हम सेकंड यहाँ पे कहीं न कहीं नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जिज्ञासा कम हो सकती है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि, तो यह थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, यह देखना पड़ेगा इसका राइट आंसर क्या है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर, अगर आप दंड का प्रयोग कर रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की जो भी स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा है, वो कम हो सकती है। तो इसलिए दंड के प्रयोग से भी यह कम हो सकती है और लगातार अगर आप जो भी रिवॉर्ड है, उसको आप लगातार उसी चीज़ को दे दे रहे हो, तब भी कहीं न कहीं बच्चों की ये चीज़ कम हो सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका 4th हो सकता है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं सेकंड भी लग रहा है, बट ज़्यादा चांसेस 4th के हैं। तो इसका 4th आंसर राइट है, बाकी इसकी आंसर की में हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है? सो आंसर की में देख करके आप देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ, यह है दिसंबर, जो कि स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कि 2019 में सीटेट हुआ था, उसका यह लेवल 1 है। ठीक है? तो ये आप देख लेना इसका राइट आंसर। तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका 4th हो सकता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कह रहे हैं कि कौन-सी प्रथाएँ सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो कुछ मेथड दिए गए हैं, कुछ मेथड विधियाँ दी गई हैं, तो वह सार्थक अधिगम मीन्स मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है? सो अगर बात करें कॉर्पोरल पनिश तो पनिशमेंट आ गया है, छोड़ दो। कोऑपरेटिव वर्ड को आप ले सकते हो, सीसीई वर्ड को भी आप ले सकते हो और कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, तो
तुलनात्मक वर्ड को आप छोड़ सकते हो, जिसमें बच्चों को कंपैरिजन किया जा रहा है ना, कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे के साथ भी, भाई ये बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है उस दूसरे बच्चे से, तो यहाँ पे दो बच्चों को कंपेयर किया जा रहा है। तो लेवलिंग करना, कंपेयर करना, ठीक है, ऐसी चीजों को हम, जो कि एक मूल्यांकन है, उसमें हम नहीं रखते। ठीक है, तो इसका सेकंड और थर्ड राइट आंसर रह जाएगा, और सेकंड और थर्ड हमने हमें इसमें दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। टीचर हैं जो बच्चों की, जो भी उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि बच्चे समझ जाएं उस कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों को कभी भी लेक्चर नहीं देना, तो लेक्चर मेथड हमने नहीं यूज करना। कम्पिटिटिव इवेंट हम ले सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ा देख लें, रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल भी नहीं लेना, और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन की अगर बात करें तो यह ज्यादा बेटर है किससे, सेकंड ऑप्शन से। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स को छोड़ करके आप इसको ले सकते हो, ये ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इस चीज से ज्यादा समझेंगे बच्चे अगर एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन को ज्यादा आपने महत्वता देनी है जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसी ही बात आ रही है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली किसी प्रॉब्लम, एक मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना चाहती है, तो वह किस तरीके से उसको उत्तेजित करेगी, उसको प्रोत्साहित करेगी, इनकरेज करेगी। तो कह रहे हैं कि छोटे कार्य के लिए उनको एक तरीके के भौतिक पुरस्कार दे करके, ठीक है, मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड दे करके, ये हो सकता है। लेकिन आगे देख लें, यहाँ पे ओनली वर्ड आया है, इसको छोड़ दो, देखने की जरूरत नहीं है केवल वाला। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके इसको भी छोड़ दो, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि गलतियां बच्चों के सीखने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तो वह लर्निंग का पार्ट होती है गलतियां। ठीक है, तो लर्निंग में एक हम ये समझ लेते हैं कि एक पड़ाव है लर्निंग का, अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो इसलिए इसको भी छोड़ दो कि भाई उनकी गलतियों को अस्वीकार करें और उनको दंड दें, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट को इनकरेज किया जा रहा है टू मेक इनिशिएटिव गेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छा वर्ड आया है, तो इसलिए इसको आप प्रायोरिटी दोगे 26 के फोर्थ को, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बच्चों के माइंड में हम एक तरीके का विचारों का तूफान पैदा कर देते हैं। ठीक है, सो जब भी हमने किसी, यह अगर आप बात करें अपनी टीचिंग की, तो जब भी आप टीचिंग के दौरान बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले यह फर्स्ट जो स्टेप आता है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही आता है कि आपने बच्चों के माइंड में विचारों का तूफान पैदा कर देना है, कि वह बच्चे जानने के इच्छुक हो जाएं कि जो भी चीज आप पढ़ाना चाहते हो, वो चीज बच्चे जानने के लिए इतने उत्तेजित हों कि आपकी हर चीज को बच्चे ध्यान से सुने। इसलिए आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग एक स्टेप होता है, मींस प्लानिंग में, यदि आप टीचिंग को प्लान कर रहे हो, तो उसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप होता है जो कि फर्स्ट टाइम होता है। जैसे कि मैं सिंपल एक बात कर देता हूँ कि अगर आप बच्चों को रंगों के नाम बता रहे हो, तो सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करनी है, कि ऐसे ही नहीं है आपने क्लास में जाना है और बोर्ड पर ऊपर लिख देना है आज का हमारा टॉपिक है रंगों के नाम, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों से पहले आप एक-एक करके उनको खड़ा करके उन कुछ रंगों के बारे में पहले आप खुद उनसे पूछोगे कि उनको कितनी नॉलेज है रंगों के बारे में। उन्होंने कौन-कौन से रंगों की उन्हें पहचान है। तो जैसे कि एक बच्चे को खड़ा करके आप कह रहे हो कि आपके बालों का रंग क्या है? आपने जो ड्रेस पहनी है या यूनिफ़ॉर्म पहनी है, उसका रंग क्या है? आपने जो शूज़ पहने हैं, उसका रंग क्या है ना? तो ऐसे रंग जब बच्चे कह रहे हैं, ऐसे ही फिर आप थोड़े से टफ तरीके के क्वेश्चन थोड़े पूछ सकते हो कि भई जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास होता है मोर, है ना? पंछी, तो भई उसका रंग क्या है? तो इसमें बच्चे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि भई वो तो कई रंगों का होता है, उसके पंख तो कई रंगों के होते हैं, है ना? तो उसका ज़्यादातर रंग किस तरीके का होता है? तो फिर एक तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग पैदा हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे बच्चों को जैसे कि नहीं पता होता कि जो कि हमारा स्काई आसमान है ना? उसका क्या रंग है? तो आप ये भी पूछ सकते हो कि आसमान का रंग क्या है ना? सो इस तरीके की चीज़ों से फिर बच्चे के माइंड में जाता है कि इसका रंग क्या हो सकता है, इस चीज़ का रंग क्या हो सकता है। तो इट मीन्स उसके माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग बन गई है। मीन्स ब्रेन में एक तरीके का तूफान पैदा हो गया है। पूरे वर्ड को समझो ना, ब्रेन दिमाग या हमारा माइंड, और स्टॉर्मिंग एक तरीके का तूफान, है ना। तो होप कि आप इस वर्ड को अच्छे तरीके से समझ गए होगे। तो फोर्थ इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि तो और विकास तीव्र होता है। तो ये हमें पता है कि जो शैशवावस्था है उसमें तेजी से होता है विकास। तो इन्फेंसी पीरियड आप इसको चूज कर सकते हो, इसलिए इसका राइट आंसर इन्फेंसी चला जाएगा। और किसी में भी हमें इन्फेंसी पीरियड दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसका फर्स्ट ही राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि विकास का सिद्धांत नहीं है, तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के जो प्रिंसिपल है उसको भी आप जरूर पढ़ जाना।
ठीक है? तो इसको आप ज़रूर पढ़ देना, कहीं न कहीं आपकी हेल्प होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पक्का देखोगे। तो डेवलपमेंट है, कह रहे हैं जीवन पर्यंत चलती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? तो यह इसका प्रिंसिपल है। हमने लेना है नॉट वाला, मॉडिफाइबल भी है यह, ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है? और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से भी यह क्या है, इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं यूनिवर्सल, तो डेवलपमेंट, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है, बट कह रहे हैं कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस, मीन्स जो कल्चरल है वह क्या है, प्रभावित नहीं करती। तो संस्कृति तो प्रभावित करती है भाई विकास को, ठीक है? तो ये चीज़ उलट दे दी। तो इसी चीज़ के चलते हम इस ऑप्शन को राइट कर देंगे, नॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है? 29 में कह रहे हैं कि द प्राइमरी कॉज़ ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का मेन कारण क्या हो सकता है? तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पड़ा है ना, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का दोनों का आपस में जो योगदान होता है, रोल होता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि उनमें इंडिविजुअल वेरिएशन पाए जाते हैं, ठीक है? तो नॉन जेनेटिक को नहीं लेना, इन्वॉर्न को नहीं लेना, या केवल एनवायरनमेंट को नहीं लेना हमने। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं निम्न में कौन सा? तो यह सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? सो सोशलाइजेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरीके के स्टेजेस होती हैं। तो प्राइमरी में मेन रूप से हम परिवार लेते हैं, ठीक है? प्राइमरी में हमने परिवार लेना है, और सेकेंडरी में हमारे पास स्कूल आ जाता है, ठीक है? तो इसलिए हमें स्कूल थर्ड में दिख रहा है, तो थर्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है? सो सेकेंडरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो थर्ड आप इसका राइट आंसर मान लेंगे। सो ये था हमारा सीटेट का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, या अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आए, क्वेश्चन समझ आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसी तरीके से हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us.